कहानी की शुरुआत एक शांत शहर से होती है जहां एमसी अपने स्कूटर पर घर जा रहा होता है। अचानक एक ट्रक उसके स्कूटर से टकरा जाता है जिससे वो अपने सामान के साथ जमीन पर गिर जाता है। आसपास के लोग तुरंत इमरजेंसी सर्विस को फोन करते हैं और एक्सीडेंट की खबर देते हैं। सड़क पर अधमरा पड़ा उसका शरीर खून से लथपथ है और दर्द के बावजूद उसे सब महसूस हो रहा है। उस आखिरी पल में भी उसका ध्यान अपने अधूरे मॉडल किट पर जाता है जिसे पूरा ना कर पाने का उसे बहुत पछतावा होता है। जैसे ही उसकी चेतना धुंधली होती है, दृश्य बदलकर डेनिंग किंगडम के जिंग जो की उत्तरी सीमा पर पहुंच जाता है। वहां बारबेरियंस का एक बड़ा समूह घोड़ों पर सवार होकर जा रहा है। एक बूढ़ा बारबेरियन ऊपर उड़ते एक पक्षी की ओर इशारा करता है और दूसरे को उसे मारने का संकेत देता है। एक ही तीर से पक्षी को मार गिराया जाता है, जिस पर बारबेरियंस खुशी से चिल्लाते हैं। पास ही कई लोगों को एक पिंजरे में कैद करके ले जाया जा रहा है। एक बारबेरियन ने मरे हुए पक्षी को पिंजरे के ऊपर रख देता है और उसका खून सलाखों से टपककर अंदर बेहोश पड़े एक नौजवान के चेहरे पर गिरता है। खून गिरने से उसकी नींद खुल जाती है। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था और वो इस बात से हैरान था कि वो अभी भी जिंदा है। पास बैठी एक छोटी लड़की उसके जागने पर प्रतिक्रिया देती है। मुख्य पात्र ये समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। तभी उसके दिमाग में अनजान यादें उमड़ने लगती हैं। उसे याद आता है कि वो एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर गया था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है और दूसरे शरीर में उसका पुनर्जन्म हुआ है। ये यादें उस शरीर के असली मालिक की हैं, जो एक बदनसीब नौजवान था जिसका नाम चिन ली था और वो एक नोबल परिवार का दूसरा यंग मास्टर था। उसे पता चलता है कि डेनिंग के एम्परर ने उसकी शादी राज्य की सबसे बहादुर और बेजोड़ महिला जनरल से तय की थी। हालांकि वो 8 फीट से ज्यादा लंबी, बेहद ताकतवर और देश की सबसे बदसूरत महिला के रूप में बदनाम थी। इस शादी से बचने के लिए असली चिन ली घर से भाग गया था। भागने के दौरान उसे उत्तरी सीमा पर हमलावर बारबेरियन ने पकड़ लिया। हालांकि वो सिर्फ एक स्कॉलर था जिसे लड़ने का कोई हुनर नहीं था, लेकिन अन्याय होता देख उसने हीरो बनने की कोशिश की, जिसके कारण वो पकड़ा गया। उसके सुंदर चेहरे और कोमल त्वचा की वजह से बर्बरों ने उसे एक उत्तरी नोबल को गुलाम के रूप में बेचने का फैसला किया। हालात से घबराकर वो मन ही मन अपनी बुरी किस्मत को कोसता है। वो छोटी लड़की अपना हाथ उसके सिर पर रखती है, उसकी हालत को लेकर चिंतित है। वो खुद को अंदर ही अंदर तसल्ली देता है कि वो ठीक है और अब बेनिफैक्टर नहीं कहलाना चाहता, क्योंकि वो उसे बचाने में सफल नहीं हुआ। अपनी नई पहचान को स्वीकार करते हुए वो खुद को चिन ली के रूप में पहचानता है और मन ही मन लड़की की पहचान पूछता है। उसकी यादों से उसे पता चलता है कि उसका सरनेम जाओ है और उसके दादा उसे लिटिल ग्रास कहते थे। वो सोचता है कि क्या उसके दादा भी जेल वाली गाड़ी के अंदर हैं। लड़की के अनुभव से उसे पता चलता है कि उसके दादा ने उसे भगाने की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ बहुत बुरा हुआ। चारों ओर देखने पर चिन ली को घायल शरीर दिखते हैं जो पहले ही मर चुके हैं और उनमें कोई बुजुर्ग नहीं है, केवल महिलाओं और बच्चों को पकड़ा गया है। वो नोटिस करता है कि 6 सवारों ने लगभग एक जैसा लेदर आर्मर पहना है और उनके पास एक जैसे हथियार है, जो ये बताता है कि वो प्रोफेशनल सैनिक हैं। बाकी 20 से ज्यादा अन्य लोग कमजोर दिखते हैं। हालांकि उसकी मौजूदा घायल हालत के मुकाबले वे अब भी बहुत ताकतवर हैं। पास ही एक छोटा बच्चा अपनी मृत बहन के शरीर के पास रो रहा है और बुरी तरह चाह रहा है कि वो फिर से बोले। फिर वो बच्चा गम और नफरत में बर्बरों की तरफ चिल्लाता है। गुस्से में आकर एक बर्बर ने उस छोटे बच्चे को मारा। बच्चे के चेहरे से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर गया। बारबेरियन ने चिल्लाकर जानलेवा चेतावनी दी कि अगर जरा सी भी आवाज हुई तो वो मार देगा। चिन ली ने जाओ को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाया। उसका ध्यान डेनिंग किंगडम की ओर गया, जो अब अकाल और युद्ध में फंसा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म एक केओस के युग में हुआ है। उसने इस अकालग्रस्त युद्ध से तबाह दौर की क्रूरता वास्तविकता पर विचार किया, जहां मानव जीवन की कीमत घास से भी कम थी। तभी उसके दिमाग की गहराइयों में एक अलौकिक आवाज गूंजी। चिन ली ने अपनी आंखें बंद की और अपनी स्पिरिचुअल दुनिया में प्रवेश किया, जहां उसे एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसने उसे दिन के लिए एक फ्री 10 पुल के बारे में सूचित किया और बताया कि एक्स्ट्रा पुल्स के लिए पेमेंट करना होगा। उसे यकीन नहीं हुआ और उसने सिस्टम के मैसेज को दोहराया, ये महसूस करते हुए कि ये अजीब गचा सिस्टम ही उसकी चीट एबिलिटी है। सिस्टम ने एक बार फिर डेली फ्री 10 पुल के साथ आगे बढ़ने का ऑप्शन दिखाया और उसने ड्रॉ शुरू करने के लिए सिलेक्शन कंफर्म कर दिया। रिजल्ट्स में राइस क्रैकर्स, पानी की बोतल और इंस्टेंट नूडल्स जैसी आम चीजें आईं। वो चिढ़ गया, सोचते हुए कि सिस्टम बेकार है, क्योंकि 10 पुल में एक भी गारंटीड कीमती चीज नहीं मिली। सिस्टम ने उसे बताया कि सभी कार्ड्स वेयरहाउस में स्टोर कर दिए गए हैं और कभी भी एक्सेस किए जा सकते हैं। फिर उसने बताया कि पहला 10 पुल पूरा हो गया है और न्यूबी गिफ्ट पैक अनलॉक हो गया है, जिसमें 2 एक्स्ट्रा 10 पुल्स मिले हैं और इसे एक्टिवेट करने के लिए कहा। उसे एहसास हुआ कि उसकी खराब किस्मत की वजह से उसे ये एक्स्ट्रा 20 पुल्स मिले हैं और उसने दूसरा ड्रॉ शुरू किया। एक बार फिर और खाने का सामान सामने आया।
हालांकि उनके बीच ज्वांगगोंग पिल्स और एक बर्जर्क पोशन थे। स्टार आर्मर की दुनिया के ज्वांगगोंग पिल्स को 3 स्टार कॉम्बैट पिल्स के रूप में पहचाना जाता था, जो टेम्परेरीली कॉम्बैट पावर को बढ़ाती थीं और कोंग जांग का अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड था। आयरन पैक्ट की दुनिया का प्रोटोटाइप बर्जर्क पोशन एक टेस्ट टाइप एनहांसर था जो थोड़े समय के लिए बर्जर्क स्टेट पैदा करता था, जिससे कॉम्बैट पावर बहुत बढ़ जाती थी, लेकिन बाद में शरीर बेहद कमजोर हो जाता था। सिस्टम ने कंफर्म किया कि ये कार्ड्स भी सिस्टम वेयरहाउस में स्टोर कर दिए गए हैं। चिन ली को एहसास हुआ कि गचा सिस्टम स्टार आर्मर और स्टील पैक्ट की दुनिया से भी आइटम खींच सकता है। उसे विश्वास होने लगा कि शायद भविष्य में ये स्टार सोल जनरल्स और बैटल आर्मर भी दे सकता है। एक आखिरी 10 पुल बाकी था, उसने जारी रखा और गोल्ड 5 स्टार रिजल्ट के लिए प्रार्थना की। एक बार फिर खाने का सामान सामने आया, लेकिन इस बार एक प्रीमियम राइस कार्ड भी शामिल था। ग्रेट बैटल वर्ल्ड का मिडोटो राइस, जिसे एक स्पेशल टॉप ग्रेड बेहद स्वादिष्ट प्रीमियम चावल बताया गया था। स्वर्ड इंटेंट मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड के रॉजन के स्पेशल कपकेक्स, जिन्हें 3 बच्चों के लिए बनाया गया था और बहुत स्वादिष्ट बताया गया था। फिर आया 53% ड्रॉप रेट वाला स्टार आर्मर की दुनिया से स्टार सोल जनरल लू बू ट्रायल कार्ड। यह कार्ड स्टार सोल जनरल लू बू को बना सकता था, लेकिन केवल 3 मिनट के लिए। उसने कार्ड ले लिया, जानते हुए कि लू बू की 3 मिनट की ताकत भी उन्हें उनकी मौजूदा मुसीबत से बाहर निकालने के लिए काफी होगी। सिस्टम ने फिर अनाउंस किया कि दिन के सभी गचा अटेम्प्ट्स का उपयोग कर लिया गया है और वे अगले दिन यिन के समय पर रिफ्रेश होंगे। इसने यह भी चेतावनी दी कि होस्ट की चेतना 3 सेकंड में बाहर निकल जाएगी। चिन ली रियल वर्ल्ड में लौटा और चारों ओर देखा, महसूस करते हुए कि समय बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। उसे समझ आ गया कि जब उसकी चेतना गचा स्पेस में प्रवेश करती है तो बाहरी दुनिया में समय पूरी तरह से रुक जाता है। फिर उसने सोचा कि वेयरहाउस से कार्ड कैसे निकाले जाएं और स्टार सोल जनरल लू बू कार्ड पर फोकस किया। अपने दिमाग से एक कार्ड चुनने पर वो उसके हाथ में दिखाई दिया, जिससे उसे पता चला कि सिस्टम कैसे काम करता है। उसने पहले एक बेसिक आइटम टेस्ट करने का फैसला किया और 1 स्टार वाटर कार्ड का उपयोग किया। उसके हाथ में पानी की एक बोतल दिखाई दी, जिससे यह कंफर्म हो गया कि आइटम्स को ऐसे ही समन किया जाता है। उसने इसे पिया और खुद को तरोताज़ा महसूस किया। जाओ ने वहां पानी के अचानक प्रकट होने को देखा और पूछा कि ये कहां से आया। चिन ली ने उसकी प्यास को पहचानते हुए बोतल उसे दे दी। वो साफ बोतल देखकर हैरान थी। उसे लगा कि ये केवल रईसों और शाही लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज है। पीने के बाद उसने कहा कि पानी का स्वाद थोड़ा मीठा है और बहुत अच्छा है। उसने बोतल चिन ली को वापस कर दी। उसने देखा कि वो और पीने में हिचकिचा रही थी और समझ गया कि कैदियों को बीमारी और अव्यवस्था को रोकने के लिए पिछले कुछ दिनों में शायद ही पर्याप्त भोजन और पानी दिया गया है। जाओ ने कहा कि इतना कीमती पानी काफी है। चिन ली ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके पास बहुत सारा पानी और खाना है और उनके चारों ओर और सप्लाईज दिखाई दी, जिससे वो हैरान रह गई। अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने जाओ को उस लड़के को लाने का निर्देश दिया जिसे पहले पीटा गया था। उसने योजना बनाई कि हर कोई पहले पेट भरकर खाए और पिए, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक प्लान तैयार था। कारवां रेगिस्तान में अपनी धीमी थका देने वाली यात्रा जारी रखे था, जबकि कैदी वैगन की हर हरकत के साथ पिंजरों के अंदर हल्के हल्के डोल रहे थे। कुछ देर बाद जाओ लड़के के साथ वापस आई। उसने तुरंत चिन ली को पहचान लिया कि वो वही स्कॉलर है जिसने पहले उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन चिन ली ने पहचान पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका चेहरा गंभीर था, क्योंकि उसने ये स्पष्ट कर दिया कि वो लड़के को सिर्फ एक मौका देगा ये चुनने का कि क्या वो वास्तव में बदला लेना चाहता है। लड़का पहले तो जम गया, उस मौके की तीव्रता से दंग रह गया। एक पल बाद उसके अंदर दबी हुई नफरत फिर से उमड़ आई। उसने बदला लेने की अपनी इच्छा जाहिर की और चाहा कि हर सैनिक मारा जाए। लड़के की आवाज में जलती हुई संकल्प से संतुष्ट होकर चिन ली ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के हर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। आगे बढ़ने से पहले उसने खाने का एक और पैकेट और पानी की एक बोतल समन की, जिससे लड़का एक बार फिर से अविश्वास से दंग रह गया। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी जगह पर ये चीजें कैसे दिखाई दे सकती हैं। चिन ली ने दोनों बच्चों को जल्दी से खाने का आग्रह किया, फिर अन्य गाड़ियों के बारे में एक और महत्वपूर्ण सवाल पर आगे बढ़ा। लड़के ने खुलासा किया कि उसका दोस्त शाह, जो उसी के गांव से है, उनसे आगे वाली गाड़ी में कैद है। जाओ ने जोड़ा कि पास के गांव की कई महिलाएं और एक जाना पहचाना चेहरा उनके पीछे वाली गाड़ी में कैद है। ये जानकारी सुनने के बाद चिन ली के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जिससे पता चलता है कि उसके दिमाग में एक पूरा एस्केप प्लान पहले ही बन चुका है। कुछ ही देर बाद एक गश्त लगा रहे गार्ड ने उनकी गाड़ी से मदद के लिए एक हताश चीख सुनी। ये जियाओ की आवाज थी, जो चिल्ला रही थी कि अंदर एक पागल व्यक्ति उन पर हमला कर रहा है। उसी समय लड़के ने एक हिंसक संघर्ष का नाटक करना शुरू कर दिया। चिन ली पर हमला करने का दिखावा किया, जो फर्श पर शांत लेटा था। अचानक हुई इस अफरा तफरी ने गार्ड का ध्यान खींचा। उसने अपने चाबुक से लड़के को मारा और उसे चिन ली से दूर खींच लिया।
लड़का फर्श पर गिर गया और दोनों नीचे ही रहे, गंभीर रूप से घायल होने का नाटक करते हुए, ताकि ये एक्टिंग असली लगे। चिनली धीरे धीरे उठा और एहसानमंद होने का नाटक करते हुए समझाया कि लड़का पागल हो गया है। स्थिति के बारे में उत्सुक होकर सैनिक जांच करने के लिए पिंजरे के करीब आया। चिनली ने लड़के की बहन के बेजान शरीर की ओर इशारा किया और बताया कि उसकी लाश से बदबू आने लगी है और अगर उसे अंदर छोड़ दिया गया तो जल्द ही बीमारी फैल जाएगी। लड़के ने अपना प्रदर्शन बखूबी जारी रखा, चिल्लाते हुए कि किसी को उसे छूने की इजाजत नहीं है। उसके इस भावनात्मक आउटबर्स्ट के कारण गार्ड झिझक गया। एक पल विचार करने के बाद गार्ड पीछे हटा और दूसरों को मामले की रिपोर्ट करने चला गया। कुछ ही देर बाद एक बड़ी उम्र का गार्ड आया और चिनली को लड़की के शरीर को तुरंत पिंजरे से निकालने का आदेश दिया। चिनली ने घबराने का नाटक किया और जोर देकर कहा कि यह असंभव है क्योंकि लड़का पागल हो गया है। देरी से तंग आकर गार्ड ने अपनी आवाज ऊंची की और तुरंत आज्ञा पालन की मांग की। लड़का आगे बढ़ा, अपनी बहन के शरीर को अपने शरीर से बचाने की कोशिश करते हुए, और चिल्लाया कि वे दूर रहें। उसी पल चिनली ने उसे पीछे हटने का सूक्ष्म इशारा किया। लड़का संदेश समझ गया, विरोध करना बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगा और जमीन पर गिर गया। जैसे ही योजना अगले चरण में बढ़ी, जियाओ और एक अन्य कैदी ने सावधानी से लड़की के शरीर को एक साथ उठाया। वे पिंजरे के सामने की ओर धीरे धीरे बढ़े, उसे बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे। बाहर तीरंदाजों ने अपने धनुष ऊपर कर लिए, किसी भी संदिग्ध हरकत के जरा से संकेत पर गोली चलाने के लिए तैयार। चिनली का चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि नाजुक पल आ गया है। बिना ध्यान आकर्षित किए उसने अपनी गांचा इन्वेंट्री से एक स्ट्रेंथनिंग कार्ड एक्टिवेट किया। ये उसकी हथेली में एक छोटी चमकती हुई गोली के रूप में प्रकट हुआ, जिसे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के निगल लिया। बूढ़े गार्ड ने अचानक हुई हरकत को नोटिस किया और अलार्म बजाते हुए स्पष्टीकरण की मांग की। एक ही पल में चिनली के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा फट पड़ी, जिससे तंग पिंजरा रोशन हो गया। उसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई क्योंकि उसके शरीर में शक्ति दौड़ गई। इस तरह की अवज्ञा से क्रोधित होकर गार्ड ने अपनी प्रत्यंचा खींची और उसे मारने का निशाना लगाया। तीर घातक सटीकता के साथ छोड़ा गया क्योंकि युद्ध की तैयारी में चिनली की आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से जलने लगीं। जब और तीर आए तो उसने केवल एक बार प्रहार किया और उसके वार की जबरदस्त ताकत ने हवा में ही हर तीर को चकनाचूर कर दिया। टुकड़े बेकार होकर जमीन पर बिखर गए। इससे पहले कि सैनिक प्रतिक्रिया कर पाते, चिनली एक शक्तिशाली छलांग लगाकर गाड़ी से बाहर कूद गया और उनके पीछे उतरा। गार्ड अविश्वास में उसे घूरते रहे, आपस में कानाफूसी करने लगे, यकीन करते हुए कि वो कोई लेजेंडरी मार्शल ग्रैंड मास्टर हो सकता है। कैप्टन ने झटके से जल्दी उभरते हुए सभी बलों को हमला करने का आदेश दिया। सैनिक आगे बढ़े क्योंकि पिल द्वारा दी गई टेम्परेरी ताकत कम होने लगी थी। समय खत्म हो रहा था, फिर भी चिनली निडर रहा। इसके बजाय उसने अपने असली ट्रम्प कार्ड जनरल लू बू के ट्रायल तक पहुंच बनाई, एक शक्ति जो केवल 3 मिनट के उपयोग तक सीमित थी। जैसे ही सैनिकों ने हवा में ज्वलनशील तीरों का तूफान छोड़ा, चिनली की धड़कनें उत्साह से तेज हो गईं। कार्ड को कसकर पकड़ते हुए उसने इसे एक्टिवेट कर दिया। जमीन से नीली ऊर्जा का एक कान फोड़ने वाला धमाका हुआ, जिससे हर सैनिक अपने पैरों से उड़ गया। शॉक वेव गड़गड़ाहट की तरह रेगिस्तान में फैल गई। कुछ ही सेकंड में घूमती हुई ऊर्जा एक विशाल बख्तर आर्मर आकृति, एक विशाल वॉर मशीन, शक्तिशाली जनरल लू बू के प्रकट अवतार में बदल गई। विशाल रूप के अंदर से चिनली की इच्छा शक्ति ने हर आखिरी बर्बर को अगली दुनिया में भेजने की कसम खाई। विशाल मशीन भागते हुए सैनिकों की ओर मुड़ी, जैसे ही उनमें दहशत फैल गई और उन्होंने भागने की कोशिश की। उसने अपने विशाल हेलबर्ट को पकड़ा और उसे आसानी से उठा लिया। एक ही व्यापक प्रहार के साथ हथियार ने युद्ध क्षेत्र को चीर दिया और एक ही विनाशकारी गति में कई सैनिकों को नीचे गिरा दिया। चिनली ने जल्द ही इतने विशाल आकार की कमी को पहचान लिया क्योंकि दुश्मन अब छोटे लक्ष्य थे, जिससे प्रिसाइज अटैक करना मुश्किल हो रहा था। एक बचा हुआ गार्ड अलग होकर दूर के टीलों की ओर भागने में सफल रहा। विशाल मैक किसी भी इंसान से कहीं तेज चला, रेत पर गरजते हुए और पलों में दूरी को खत्म कर दिया। एक ही धरती हिला देने वाले स्टॉम्प के साथ उसने अपने भारी भरकम वजन के नीचे भागते हुए सैनिक को कुचल दिया। पिंजरे के अंदर लड़का और जियाओ ने सब कुछ सन्न रहकर देखा। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। लड़का कांपने लगा क्योंकि उसे विश्वास होने लगा कि ये स्कॉलर सचमुच कोई इमॉर्टल हो सकता है। जियाओ विस्मय में घूरती रही, अपने दिल में यकीन बैठ गई कि चिनली स्वर्ग से आया एक वॉरियर है जो उन सबको बचाने के लिए उतरा है। चिनली विशाल रोबोट के रूप में खड़ा रहा जो जनरल लू बू के रूप में प्रकट हुआ था। बर्बर इस विशाल आकृति को पूर्ण आतंक में देख रहे थे। अपनी घबराहट में उन्हें लगा कि अनंत आकाश खुद नीचे उतर आया है और वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी शक्ति उन लोगों की रक्षा क्यों करेगी जिन्हें वे 2 पैरों वाली भेड़ समझते थे।
विशाल रोबोट ने अपना हेलबर्ट घुमाने के लिए तैयार किया। उस पल एक बर्बर ने पीछे से तीर से हमला करने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि ये आकृति केवल सेंट्रल प्लेन्स के लोगों द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन है। रोबोट ने केवल उसकी ओर देखा, जिससे हमलावर डर से भर गया। अपनी विशाल हथेली के एक ही प्रहार से बर्बर को एक कीड़े की तरह आसानी से कुचल दिया गया। बचे हुए बर्बर तुरंत मुड़े और भागने की कोशिश करने लगे। विशाल रोबोट ने स्पष्ट कर दिया कि भागना असंभव है। उसने तब माउंट टाई क्रशिंग स्ट्राइक का प्रयोग किया। इस प्रहार ने उनके नीचे की जमीन को चकनाचूर कर दिया, भारी ताकत से धरती को फाड़ दिया। बख्तर आर्मर के अंदर चिन ली को एहसास हुआ कि शक्ति के 3 मिनट लगभग खत्म हो चुके हैं। एनर्जी गायब होने से पहले उसने अपना ध्यान कैदियों की ओर लगाया। उसने एक एक करके पिंजरे तोड़ दिए, हर कैदी को आजाद कर दिया। जो उन्होंने देखा था उससे अभिभूत होकर कैदियों को विश्वास हो गया कि एक अमर नीचे उतरा है और देवता खुद प्रकट हुए हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे कृतज्ञता से भर गए। उनमें से एक आवाज ने चेतावनी दी कि कुछ बर्बर सवार अभी भी बचे हैं और उन्हें भागने नहीं दिया जा सकता, वरना वे जल्द ही और सेना के साथ वापस आएंगे। चिनली स्थिति की गंभीरता से सहमत था। फिर उसे याद आया कि लूबू के पास एक धनुष था। लूबू के हाथ में एक तीव्र मैजिकल ऑरा इकट्ठा करते हुए उसने एक हमला किया। इसकी ताकत ने धरती को फाड़ दिया, पीछे एक विशाल गड्ढा छोड़ दिया। विशाल रूप के भीतर से चिन ली अपने द्वारा छोड़ी गई शक्ति के स्तर से दंग रह गया और महसूस किया कि उसने इरादे से कहीं अधिक बल का प्रयोग किया है। उसी समय एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई, जिसने क्षमता को 5 स्टार कार्ड स्टार सोल जनरल लूबू एक 3 मिनट का ट्रायल कार्ड के रूप में पहचाना और घोषणा की कि समय सीमा समाप्त हो गई है और भविष्य में एक और अनुभव के लिए लौटने का निमंत्रण दिया। जैसे ही शक्ति कम हुई, विशाल बख्तर आर्मर रूप गायब हो गया। चिनली भारी सांस लेता हुआ नॉर्मल हो गया और इस बात पर आश्चर्य करता हुआ कि ऐसे प्राणी को पायलट करना और आकाश के नीचे इनविंसिबिलिटी की भावना का अनुभव करना कितना अविश्वसनीय था। उसे वहां खड़ा देखकर लड़का और छोटी जियाओ चिंता में दौड़ाए। जियाओ उछलकर उसकी बाहों में आ गई। हैरान थी, उसे यकीन था कि वो जरूर कोई देवता होगा जो स्वर्ग से उतरा है। दूसरा बच्चा उसके सामने घुटनों पर बैठ गया, उसे बचाने और अपनी बहन का बदला लेने के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। चिनली ने केंद्रित रहा और जानता था कि यह भावनात्मक प्रदर्शन का समय नहीं है। युद्ध के कारण हुई अराजकता निश्चित रूप से पास के मुख्य शिविर से बर्बर स्काउटों को आकर्षित करेगी। उसने सभी से तुरंत क्षेत्र छोड़ने का आग्रह किया। जैसे ही वे चलने की तैयारी कर रहे थे, उसने स्थिति का मूल्यांकन किया। जो लोग पहले ही भाग गए थे उनके अलावा 40 से अधिक लोग बचे थे। सिस्टम से जो उसने पानी और खाना निकाला था वो सबके लिए काफी नहीं होगा। वो समझ गया कि वो केवल उतने ही लोगों की मदद कर सकता है जितने उसके मौजूदा संसाधन अनुमति देंगे। चिनली ने सभी को चेतावनी दी कि बर्बरों को उनका पीछा करने और उन्हें खत्म करने से रोकने के लिए कोई भी एक साथ नहीं रह सकता। उसने उन्हें बिखरने और अलग अलग दिशाओं में भागने का निर्देश दिया। उसने जोर दिया कि उन्हें सूरज को गाइड के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके दक्षिण दिशा की ओर भागना चाहिए। जियाओ ने बेचैनी से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है और क्या वो आकाश में अपनी दुनिया में वापस जाएगा। चिनली ने एक फीका कड़वा जवाब दिया, सोचते हुए कि आकाश की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां वो कभी वापस नहीं जा सकता। इस एहसास के बोझ से उसके चेहरे पर आंसू गिरने लगे। जियाओ ने धीरे से उसके आंसू पोंछे, उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसने उससे कहा कि अगर वो वापस नहीं जा सकता तो उसे उसके साथ हान गांव आना चाहिए। अपनी मासूमियत में उसने घोषणा की कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो उससे शादी करेगी और उसकी पत्नी बनेगी। यहां तक कि ये भी कहा कि उनके बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। चिनली ने अपना चेहरा पोंछा और हल्की हंसी हंसी। उसे मजे की बात लगी कि इतनी छोटी बच्ची भविष्य के बारे में इतना आगे सोच सकती है। मन ही मन उसने संकल्प लिया कि चूंकि वो इस दुनिया में आ गया है और उसके पास एक शक्तिशाली चीट मौजूद है तो वो इस दुनिया को अच्छे से हिलाकर रख देगा। उसने कसम खाई कि वो इस क्रूर युग में अपना रास्ता खुद बनाएगा जहां मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है। वो मंकी लड़के की ओर मुड़ा जिसे सब मंकी कहते थे और पूछा कि क्या उसे हाइशान गांव वापस जाने का रास्ता पता है। लड़के ने समझाया कि उसे मोटे तौर पर दिशा पता है और जब तक वे डेनिंग के जिंगजो लौट सकते हैं वो घर का रास्ता ढूंढ लेगा। ये सुनकर चिनली ने हान गांव के सभी लोगों को इकट्ठा होने और उनके साथ चलने का निर्देश दिया। भीड़ में से जिया श्यांग नाम का एक 16 साल का ग्रामीण आगे आया जो ईमानदार, दयालु और बहुत ज्यादा भूख के लिए जाना जाता था। उसने घुटने टेके और अपना परिचय दिया। चिनली ने माना कि अर्शैंग नाम उस पर अच्छा जचता है और उसे ग्रुप में शामिल होने की अनुमति दी। अर्शांग ने फिर अपने पास खड़ी 2 लड़कियों की ओर इशारा किया, जिनमें से एक 16 साल की शिया यूनियन थी जो उसके परिवार की पूर्व पड़ोसिन थी, जिसकी शादी चिंगशॉन गांव में हुई थी। उसके पति और दूध पीते बच्चे दोनों को बर्बरों ने मार दिया था। दूसरी 13 साल की लिंग शिंगर थी जो चिंगशॉन गांव की ही थी, जिसके माता पिता और बड़े भाई को भी उसी दुश्मन ने मार दिया था।
अर्शांग ने उनकी पहचान बताई और दया की भीख मांगी ताकि वे भी साथ आ सकें। शिंगर चुपचाप सुसक रही थी और उसका दुख देखकर चिन ली को उस पर तरस आया। शिया यूनियन और शिंगर दोनों ने फिर उसके सामने कृतज्ञता में गहरा सिर झुकाया और उन्हें बचाने और अपने परिवार का बदला लेने के बदले जीवन भर गुलाम और नौकरानियों के रूप में उसकी सेवा करने की प्रतिज्ञा की। चिन ली ने शिया यूनियन के गंदे चेहरे को देखा और विचार किया कि क्या उसने ऐसा बारबेरियंस द्वारा अपवित्र होने से बचने के लिए किया था या बदला लेने के मौके का इंतजार करते हुए किसी का ध्यान न जाए इसलिए किया था। उसने दोनों लड़कियों को उठने के लिए कहा और उन्हें ग्रुप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने फिर से धन्यवाद व्यक्त किया।